अब जब करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज बन रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज बन रही होगी। ये मैक्सवेल राइट हैंड रूल इस जगह पे भी अप्लाई करना आना चाहिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर भी बनेगी और यहाँ पे भी करंट है, तो करंट के थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से भी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। अब करंट इनटू द पेज सर्कल लगा के डॉट बना हुआ है, या राइट हैंड साइड पे करंट इनटू द पेज सर्कल लगा के क्रॉस बना हुआ है, तो आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज दोनों को रिप्रेजेंट तो किया हुआ है। अब जरा पेन से खेलना खत्म कर दें थोड़ी देर के लिए, और जरा आप ये बताएं कि पहले वाली जो कंडीशन थी जिसमें करंट आउट ऑफ द पेज है, इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो यार आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, या कुछ लोग जो है वो बैठे हुए घर पे भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सिर्फ करना क्या, करंट आउट ऑफ द पेज है ना, जो भी पेज है उसके लिए आप सोचे करंट बाहर की तरफ आ रहा है। करंट अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वो क्लॉकवाइज तो नहीं जा रही ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो यार इस पे डायरेक्शंस को भी शो कर देते हैं कि थंब को हमने आउटवर्ड रखा, आउट ऑफ द पेज रखा, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स से यहाँ पे पता चल रहा है कि जो फील्ड डेवलप हो रही है वो फील्ड यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फील्ड डेवलप हुई है। ये फील्ड एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनी है, बात समझ में आ रही है सब लोगों के? कि थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स से हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आ रहा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसी तरह से जो राइट हैंड साइड वाली कंडीशन है, इस पे अब क्या होना चाहिए, इस पे क्लॉकवाइज जाना चाहिए। बेटे साथ साथ कॉपी करते रहे सारी चीजें। क्या अब राइट हैंड साइड वाली डायग्राम पे थंब का डायरेक्शन इनटू द पेज है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स से हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, जो कि इस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे हिसाब से इसमें क्लॉकवाइज डेवलप होती जा रही है। ठीक है, अच्छा तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम सिंपली अप्लाई करें इस तरह से कि एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब वायर में जब करंट फ्लो कर रहा है तो भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का तो कॉन्सेप्ट अभी है ही नहीं ना। कॉन्सेप्ट कब बनेगा, जब फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आई की लोकेशन इस जगह पे है, अगर ह्यूमन आई का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, ह्यूमन आई का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होनी चाहिए ये क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। डायग्राम देखें, रूल अप्लाई करें, रूल अप्लाई के लिहाज से। हाँ? जब भी आप करंट के डायरेक्शन में देख रहे होंगे ना, करंट के डायरेक्शन में देख रहे हो, थंब रखें करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स की कर्लिंग करें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, हमेशा क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर आप करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो ना, तब डायरेक्शन हमेशा कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। यानी अगर हम इस डायग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं तो भाई इधर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूरा ऐसे बन रहा है, और राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूरा इस तरह से डेवलप हो जाएगा। यानी अगर हम हमारा विजन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इसके लिहाज से फील्ड कैसे बननी चाहिए, क्लॉकवाइज फील्ड बननी चाहिए। और अगर कोई शख्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑपोजिट के हिसाब से इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो फील्ड डेवलप होनी चाहिए। सिंपल सी बात, करंट के डायरेक्शन में देखेंगे तो फील्ड लगेगी आपको हमेशा यहाँ पे क्लॉकवाइज, और करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट देखेंगे तो फील्ड लगेगी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर इसी तरह से हमें अप्लाई करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। थ्योरी के हिसाब से हमारा पहला टॉपिक था फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और उससे पहले भी फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की पावर या मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन क्या होती है, बी। मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ये क्या है बेसिकली बी। ठीक है, बट अब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर हो रहा है, अब पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जो भी है, थ्योरी का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ कंडीशन बता रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारे पास एक चार्ज एंटर हुआ,
मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में कौन सी होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। चार्ज पार्टिकल क्यू, वेलोसिटी क्या है वी। इस वक्त अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? वी। एंड बी के बीच में यहां पे एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इनटू द पेज। चार्ज कैसे आ रहा है? राइटवर्ड। तो इनटू द पेज और राइटवर्ड के लिहाज से बीच में एंगल कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, मतलब आप रोड पे स्ट्रेट जा रहे हैं और कोई कट से निकल के एकदम से अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो भाई 0 डिग्री थोड़ी बन रहा है। ऐसे केस में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री के बराबर बन रहा है। तो बहरहाल अभी एंगल बन रहा था 90 डिग्री। इसका जो फॉर्मूला था, दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स मिली और दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स के मिलने से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। सिंपल सा रिलेशन है, सिंपल सा फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे जो एंगल होता है, बहुत सिंपल सवाल, जो एंगल है ये एंगल किन चीजों के बीच में है? चार्ज और वेलोसिटी के बीच में, या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, या चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में? चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है। अच्छा, इसमें याद है इससे पहले भी डेरिवेशन कर नहीं रहे थे, मगर कुछ आंसर इस तरह के आ रहे हैं कि इसको डिस्कस करना पड़ रहा है। यहां पे एक फॉर्मूला था, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। इसके बाद ही जाके ये वाला फॉर्मूला बना था ना, इसके बाद ही ये वाला फॉर्मूला बना था ना। ठीक है, तो इस वक्त वी क्रॉस बी को ही तो ओपन किया था जब वीबी साइन थीटा बना था। वी क्रॉस बी को ही ओपन किया था जब वीबी साइन थीटा बना था। मतलब ये जो एंगल होता है, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, वी और बी के बीच का एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, जो कि अभी कितना बन रहा था? 90 डिग्री के बराबर बन रहा था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि अगर वी एंड बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे केस में फोर्स क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। क्योंकि क्यू वी बी तो कांस्टेंट फैक्टर हो गया ना, साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम, मतलब 1। तो साइन 90 1 है, इसलिए ऐसे केस में फोर्स जो है वो हमेशा मैक्सिमम होगी। और अगर वी एंड बी मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री के बराबर, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना उसी डायरेक्शन में चार्ज भी जा रहा है, तो एंगल बन रहा है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है? पैरेलल, ये वाली कंडीशन है। तो ऐसे केस में फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम, मतलब 0। क्योंकि जब आप साइन 0 रख के सॉल्व करेंगे तो भाई साइन 0 तो वैसे ही 0 के बराबर होगा ना। तो फाइनली आंसर है ऐसे केस में यहाँ पे 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब इस पे जी बेटा बोले। नहीं, ये तो स्टार्टिंग एंगल है ना, एंटरिंग एंगल है। अगर इसी तरह की फील्ड होती, फिर से नहीं बना रहे, ऊपर देख लेते, हमने फील्ड बनाई थी ऐसी। अगर चार्ज पार्टिकल इधर से भी एंटर कर रहा है, फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है, जैसे भी अभी भी एंगल कितना बन रहा है? 90। और अगर चार्ज पार्टिकल अभी भी एंटर हो रहा हो तब भी एंगल कितना बन रहा है? 90। मतलब दोनों केसेस में भी 90 बन रहा है। सही है, मतलब ये तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज है। अब डिपेंड कर रहा है फील्ड इनटू द पेज की, हम चार्ज पार्टिकल को 90 में नहीं ला रहे हैं, पर्टिकुलर एंगल पे 30 डिग्री पे ला रहे हैं, 45 पे ला रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो बाय कंडीशन ऐसे केस में ये फॉर्मूला होना चाहिए था। इसके कुछ एमसीक्यू, डायग्राम वाले एमसीक्यू इस तरह के भी आते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के बाद, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं? याद है? हाँ या नहीं? खामोशी का मतलब तो इकरार होता है, इसका मतलब है पता है आप लोग, बोल ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? आता है ना सब लोगों को इसका मतलब। हाँ, तो नहीं बोले ना। अब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एंटर हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। अब देखना पड़ेगा, पहले हम बात ही नहीं कर रहे थे चार्ज कौन सा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एंटर हुआ है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अंदर एंटर हुआ। क्योंकि रूल्स हमेशा कन्वेंशनल करंट पे ही अप्लाई होते हैं, रूल्स हमेशा कन्वेंशनल करंट पे ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर थंब, सब 90 90 पे होने चाहिए। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब। इस रूल को अप्लाई करने के लिए पता है सबसे जरूरी चीज क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आप बताएं, सबसे जरूरी चीज क्या है?
हाँ, नहीं पता, आप बताएं। नहीं पता, मैं बताऊं? लेफ्ट हैंड रूल है, तो पता होना चाहिए उल्टा हाथ कौन सा है। सबसे ये कॉमन मिस्टेक है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, कॉमन मिस्टेक है। राइट हैंड रूल से अप्लाई कर रहे होते हैं लोग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? तो भाई पहले ये बताना चाहिए लेफ्ट हैंड रूल कौन सा है। आज सुबह भी एक मसला हो रहा था, जब भी मैंने अपने हाथ पे भी उल्टे हाथ पे एल लिख दिया था। ये लिख लिया करें हाथ पे ना, ताकि वो हैंड्स फ्री की तरह से कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, कभी इधर लग रहा है बाद में पता चलता है टेढ़ा लग रहा है, वो अजीब सा होता है। तो लेफ्ट लिख लिया करें कि भाई लेफ्ट कौन सा है, और अगर कोई नहीं मिल रहा, पता नहीं चल रहा है मेरा लेफ्ट कौन सा है, कभी कभार रोजे में इंसान बहुत परेशान हो जाता है, तो किसी और से पूछ लें कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वो बता देगा। कोई और नहीं मिल रहा, तो जोर से किसी चीज पे फेंक के कुछ मारे, और गुस्से में कोई भी चीज उठाएंगे ना, तो राइट हैंड आगे बढ़ेगा। 90% लोगों का तो राइट हैंड ही होता है ना, राइट ही होता है। उससे याद आ जाएगा राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है, ठीक, भूल जाते हैं अक्सर ना। तो भाई लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड रूल के लिहाज से फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब सब 90 90 पे होने चाहिए। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब सब 90 पे होने चाहिए, सही है? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, ये सब 90 90 डिग्री पे होने चाहिए, ठीक है? अब ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब सबके बीच में 90 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है? जो भी मूवमेंट आएगी ना, वो रिस्ट की मूवमेंट आएगी। मूवमेंट ऐसे नहीं आएगी कि सेकंड फिंगर इधर चली गई, थंब कभी इधर आ गया, दोनों मिलकर इधर कहीं और चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? अब ये जो भी मूवमेंट आनी है फ्रॉम द रिस्ट, मूवमेंट आनी है सारी, ठीक है? ये बीच के एंगल जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अब कौन सी फिंगर किधर प्लेस होनी चाहिए, तो भाई इसके लिहाज से याद रखना है एफएम। एफएम का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल मॉड्यूलेशन। फ्रैक्शनल मॉड्यूलेशन, मगर कभी भी पढ़ाई की बात हमेशा नहीं करनी होती है, इसलिए नहीं लिखिएगा। एफएम का मतलब होता है एफएम रेडियो स्टेशन, ठीक है? ऐसे याद रखना है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग एसआई यूनिट होता है, ठीक है? थर्ड के बाद क्या आता है? फोर्थ आता है। थर्ड के बाद फोर्थ आता है, तो ये ऐसे याद रखना है। एफएम के लिहाज से फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, एफएम के लिहाज से फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है? सेकंड एसआई, एस का मतलब सेकंड, आई का मतलब करंट, एसआई यूनिट के लिहाज से सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर थंब का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। व्हेन वी प्लेस अ फर्स्ट फिंगर, डायरेक्ट नाम से याद रखिए, एफएम के लिहाज से फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब का डायरेक्शन फिर फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस डायग्राम पे रूल अप्लाई करके देखें। फर्स्ट फिंगर आप लोगों के लिहाज से देखते हैं, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैसे थी? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज थी। सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब चार्ज का डायरेक्शन क्या बन रहा था? राइटवर्ड बन रहा था, ठीक है? थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है? अपवर्ड। थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है? अपवर्ड। रूल अप्लाई करके देख लें, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है इसमें, ठीक है? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का डायरेक्शन जो है वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहां पे जो फोर्स एक्सर्ट करनी चाहिए, ये फोर्स अपवर्ड होनी चाहिए। फोर्स कैसे होनी चाहिए? अपवर्ड। क्योंकि यहां पे इस तरह से पूछ लिया जाता है कि तीन अलग अलग पॉइंट्स है, बेटा बात नहीं करिए, एक एक्स, एक वाई, एक जेड, तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, और डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है पॉजिटिव चार्ज है, एंटर हुआ इन अ फील्ड। फोर्स नहीं बताई, फोर्स तो हमने मार्क की थी यहां पे, ठीक है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ये चार्ज पार्टिकल कौन से पॉइंट पे जाके हिट करना चाहिए, कौन से पॉइंट पे जाके टकराना चाहिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एफएम के लिहाज से, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का डायरेक्शन फिर फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? इससे क्लियर पता चल रहा है फोर्स अपवर्ड लग रही है, और अगर फोर्स अपवर्ड लग रही है तो ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट एक्स पे जाके, शाबाश, पॉइंट एक्स पे जाके जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा रूल अप्लाई होगा, पॉजिटिव चार्ज पे रूल अप्लाई होगा, नेगेटिव चार्ज उससे हमेशा ऑपोजिट जाएगा। नेगेटिव चार्ज पे रूल अप्लाई नहीं करते, नेगेटिव चार्ज को हमेशा डायरेक्ट कंसीडर किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड गया था तो नेगेटिव चार्ज कैसे जाना चाहिए? डाउनवर्ड जाना चाहिए, ठीक है? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, बात समझ में आ रही है? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर पॉजिटिव करंट के लिहाज से, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का डायरेक्शन फिर फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? और ये चीज भी याद रखिएगा कि जो फोर्स है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। वी और बी से भी फोर्स कैसे परपेंडिकुलर है? वी का डायरेक्शन राइटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, सही है?
और मैग्नेटिक की फोर्स का डायरेक्शन या तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे देखा जाए ना, पेन दीजिएगा, तीनों पेन, थोड़ी देर में आप कॉपी कर दीजिएगा इंशाल्लाह वापस। फर्स्ट फिंगर मतलब इसके वजह से डायरेक्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये राइटवर्ड था, वेलोसिटी का डायरेक्शन राइटवर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है? इनटू द पेज। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। फोर्स कैसे लग रही है? तो अपवर्ड लग रही है, या जो है फोर्स कैसे होगी? डाउनवर्ड लग रही होगी, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब फोर्स V और B से या तो फोर्स अपवर्ड है या फिर V और B से फोर्स डाउनवर्ड है, मतलब V और B से हमेशा परपेंडिकुलर तो है ना भाई। तो यही चीज लिखी हुई है कि F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड B, F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड B। थैंक यू। अच्छा, इसी तरह से जैसे हम यहां पे रूल अप्लाई करके देख रहे थे, इसी तरह से हम अब रूल अप्लाई करके देखते हैं और कंडीशन पढ़ लेते हैं। Force acting on a current carrying conductor plays in a magnetic field. Force acting on a current carrying conductor plays in a magnetic field. यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई हुई है। मैग्नेटिक फील्ड हम जिस तरह से चाहें शो कर सकते हैं। एक साइड पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक साइड पे मैग्नेट का साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ के बीच में लाजमी सी बात है पूरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई हुई होगी। गलत। ये मेरी साइड नॉर्थ, ऑपोजिट साइड क्या हो गई सारा। अच्छा, नॉर्थ साउथ के बीच में बहुत सिंपल सी बात, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन कैसे होता है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहां पे लाके भी हमने कंडक्टर रख दिया, मतलब वायर को लाके रख दिया। एक वायर यहां पे ऐसे रखा हुआ है और दूसरा वायर ऐसे रखा हुआ है। वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग करके सिंगल सिंगल करके वायर रखे हुए हैं। पहले वायर में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले वायर, एक ही बात कर लेते हैं। इसमें हम कह रहे हैं करंट जा रहा है अपवर्ड, और जो राइट हैंड साइड वाला वायर है, फॉर एग्जाम्पल ये वायर बी है, इसमें जो करंट आ रहा है वो करंट कैसे आ रहा है? डाउनवर्ड, ठीक है। इनके हिसाब से अगर फोर्स तो एग्जर्ट करेगी, क्योंकि जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर में करंट फ्लो की वजह से क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, परमानेंट फील्ड पैलेस है, वायर के सराउंडिंग की और फील्ड आ गई, मतलब दो फील्ड मिलेंगी, फोर्स तो लगेगी। वायर ए पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? वायर ए पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब का डायरेक्शन फिर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इधर फोर्स जो लग रही होगी ना, वो या तो इनटू द पेज होगी या आउट ऑफ द पेज होगी। इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज। वायर ए के बारे में बताएं कि वायर ए पे कैसे होगी, शाबाश, कैसे होगी? इनटू द पेज। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है? इनटू द पेज बन रहा है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले वायर पे जो फोर्स लग रही होगी, ये फोर्स कैसे होगी? इनटू द पेज। और राइट हैंड साइड वाला वायर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, थंब बार की तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड वाले वायर बी के ऊपर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, थंब बार की तरफ आ रहा है। तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स कैसे होगी? आउट ऑफ द पेज। तो ये इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, इस तरह से जो है यहाँ पे सारी फोर्सेस इसमें एक्सर्ट कर रही होंगी, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला याद करने वाला काम तो इसमें बिल्कुल ही सिंपल है कि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा, और ये जो थीटा है ये L और B के बीच का एंगल होता है, L और B के बीच का एंगल, क्योंकि इससे वह पहले वाला फॉर्मूला होता था F इज इक्वल टू I L×B। याद है, इससे पहले वाला फॉर्मूला ये था, यानी जो थीटा है वो L और B के बीच का एंगल है, सही है। यानी अगर L and B are perpendicular to each other then the force will be maximum। अगर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, जैसे अभी 90 पे है ना सब, ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड जाते भी 90 डिग्री पे और वापस आते हुए करंट के लिहाज से भी क्या 90 डिग्री पे, तो ऐसे केस में फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और अगर लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से पैरेलल हो जाए
मतलब पहले 90 डिग्री बन रहा था, 0 डिग्री बन जाए, तो बाय फॉर्मूला और बाय लॉजिक हमेशा फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। मतलब फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अगर राइटवर्ड है तो कंडक्टर भी ऐसे ही रखा हुआ है राइटवर्ड। ऐसे केसेस में दोनों साइड की फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। ट्रैक्शन होगी तो भी बैलेंस कर देगी, अपवर्ड डाउनवर्ड, और जो भी रिपल्शन होगी वही बैलेंस कर देगी। बैलेंसिंग की वजह से रिजल्टेंट फोर्स ऐसे केस में मिनिमम यानी तकरीबन 0 के बराबर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें ही एक कंडीशन थी, थर्ड वाली डेरिवेशन। थर्ड वाली डेरिवेशन कौन सी, वो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई इस वाली साइड पे जो है वो यहाँ पे नॉर्थ है, इस वाली साइड पे जो है वो यहाँ पे पूरा साउथ है। ठीक है। नॉर्थ साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनाए नहीं बनाए हमारी मर्जी है। पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बन रहा होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही बन रहा होगा। अभी हम कोई एसी जनरेटर नहीं पढ़ रहे, सिंपल ये कॉइल को लाके बीच में रखा हुआ है, इस तरह की सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं सर। अच्छा, यहां पे कंडीशन इस तरह की दी हुई है, एक डिवाइस ये लगी हुई थी, बल्कि डिवाइसेस ज्यादा नहीं लगाते, अभी डायरेक्ट रूल पढ़ लो। इस कॉइल में करंट सप्लाई हो रहा है, करंट ऐसे सप्लाई किया, करंट पूरा सप्लाई होकर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। अब जब करंट सप्लाई कर रहे थे तो इसके हिसाब से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स का नाम दे दिया, पॉइंट ए, बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पहली बात तो सिर्फ ये बता दें कि पॉइंट ए से बी तक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बी से सी तक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सी से डी पे जो है वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, और ए से डी जो है वो फोर्स का डायरेक्शन, या डी टू ए तो खैर बीच में कनेक्शन आ रहा है उसको छोड़ दें। ए टू बी फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपवर्ड। फर्स्ट फिंगर ए टू बी जरा देखें, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब का डायरेक्शन बन रहा है इनटू द पेज, थंब का डायरेक्शन बन रहा है इनटू द पेज। सही है, बात समझ में आ रही है। ए टू बी फोर्स जो है वो कैसे होगी, इनटू द पेज। बी टू सी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अच्छा ए टू बी एक दफा देख लेते हैं। ए टू बी में फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। ए टू बी करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना। ए टू बी करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। रूल अप्लाई करके देखेंगे दफा फिर। बेहतरीन। तो भाई लेफ्ट हैंड रूल बस अब सही है, लेफ्ट से अप्लाई करना। अच्छा, बी टू सी फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आउट ऑफ द पेज के। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो आप मैग्नम खा रहे हैं, ऐसे ही इमेजिन कर, इतना अच्छा लग रहा है मैग्नम का सोच के ना। मैग्नम आलमंड तो खैर बहुत अच्छी होती है उसकी ना। तो आप ये जो मैग्नम खा रहे हैं आपने कितनी ही खरीदी, बोले ये क्या बात हुई भाई, है ही नहीं। तो कितनी ही खरीदी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह से बी टू सी फोर्स है ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन सेम बन रहा होगा। लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही है नॉर्थ से साउथ, और करंट भी कैसे जा रहा है, राइटवर्ड। डायरेक्शन सेम बन रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम, एंगल जीरो है, फोर्स तो है ही नहीं। जीरो फोर्स है तो जीरो फोर्स का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब नो डायरेक्शन। सी टू डी, हाँ बोले बोले, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, मगर जब फील्ड से पैरेलल जा रहा है करंट, फील्ड से पैरेलल करंट जा रहा है, ये वाला करंट है ना, पैरेलल करंट है, तो पैरेलल का मतलब एंगल जीरो बन गया। जीरो पे तो फोर्स होती ही नहीं, मतलब जीरो होती है। ठीक है। और सी टू डी, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड। ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर, पहले क्या करना है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, सबको 90 90 पे रोकना है। ये फारिग वक्त में बैठ के ना आज प्रैक्टिस करनी है घर में। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, सबको 90 पे रोकना है। फिर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड,
सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है? आउट ऑफ द पेज, थंब का डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज, ठीक है? तो ये आउट ऑफ द पेज बने, मतलब यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स कैसे हो गई? इनटू द पेज, एक फोर्स कौन सी होगी? आउट ऑफ द पेज, मतलब कपल ऑफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे। couple of force क्या होता है? when two forces having same magnitude but opposite in direction, couple of force when two forces having same magnitude but opposite in direction are acting at the different points of action. डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि भाई इधर अगर बीम है, इधर पिवट हुआ है, ठीक है? तो इधर पिवट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन ऑफ फोर्सेस जो है आपने दोनों सेम डायरेक्शन में लगा दी है, इधर लगा दी है, ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी जगह पे कपल ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं और पॉइंट ऑफ एक्शन भी अलग अलग होता है। पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग होने का मतलब एक पॉइंट ऑफ एक्शन अगर इधर है तो एक का पॉइंट ऑफ एक्शन इधर होना चाहिए, ताकि एक से टर्निंग डाउनवर्ड, एक से टर्निंग अपवर्ड, टर्निंग की वजह से टोटल टॉर्क जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाए, ठीक है? बहरहाल जब ये पूरी बीम टर्न करेगी, आखिरी बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसके बाद जो भी लोग ऑनलाइन है वो इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, और जो क्लास में बैठे हुए हैं अगर वो पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो पिक्चर्स ले लें। कुछ एंगल बन रहा होगा अल्फा, कुछ एंगल टर्निंग एंगल जो बनता है वो अल्फा बनता है, और इसके हिसाब से टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? नहीं, NI/BA कॉस अल्फा। नहीं नहीं, ऐसे नाम नहीं लेते, गलत बात होती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला NI/BA कॉस अल्फा है, जिसमें N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, I का मतलब क्या होता है? करंट, B का मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसका यूनिट टेस्ला होता है, और A का मतलब क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। और अल्फा जो है ये बेसिकली क्या है? ये टर्निंग एंगल है। मतलब ये नंबर ऑफ टर्न, करंट, मैग्नेटिक इंडक्शन, एरिया, ये फैक्टर्स याद रखिएगा। इन तीन में से कोई एक भी फैक्टर बढ़ा दिया जाए तो इससे टर्निंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, मतलब मोटर की स्पीड इंक्रीज हो सकती है। ये वाला पूरा फिनोमिना चल रहा होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, और कहीं पे भी कहा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड बढ़ानी है, स्पीड इंक्रीज करनी है, तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए यही चारों फैक्टर यूज होंगे, नंबर ऑफ टर्न, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया। इन चारों फैक्टर से हम स्पीड ऑफ मोटर जो है वो काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब जरा जो लोग स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट्स ले लें, जो लोग पिक्चर्स ले रहे हैं पिक्चर्स ले लें, ताकि जल्दी जल्दी ये सारी चीजें आप लोगों के पास सेव हो जाएं। पहला स्क्रीनशॉट कॉपी किया हुआ है ना? जिन लोगों ने कॉपी किया हुआ है सही है, बेहतरीन है। डन। नेक्स्ट, ये मेनली ऑनलाइन वाले जो लोग बैठे हुए हैं ना उनके लिए है। चलें भाई, आज की क्लास बस यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? E/M रेशो से, याद रखिएगा, E/M रेशो बाय जे जे थॉमसन मेथड नहीं था, उसमें बस दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूलाज हमें देखने होते हैं, और पार्ट्स के कंपोनेंट वाइज फंक्शन चाहिए कि उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके फंक्शन क्या होता है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।